Very good morning to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल. गाइज हम लोग यहाँ पे अपने मैराथन चला रहे हैं. हमने काफी सारे चैप्टर्स की कर लिए और आई थिंक आप लोगों ने देख भी ली होगी, आप लोग को समझ में भी आ गया. आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 12 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो बच्चे बोलते हैं मैम काफी टफ पड़ता है, तो उसकी मैराथन हम लोग लेके आए. तो इस चैप्टर में मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, इसकी डेफिनेशन पार्ट और इसके जो केस स्टडीज है वो अच्छे से देख लेना. तो देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या है इस चैप्टर में, पूरा क्विक रिवीजन करते हैं. 10 आवर्स का चैप्टर 1 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था, जिसको रिपील और रिप्लेस करके नया एक्ट अमेंड एक्ट आया 2019 में. क्या ये प्रोवाइड करता है? ये बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, सबसे पहले ये क्या करता है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. प्रोवाइड वेरियस राइट्स टू कंज्यूमर. इसको मैंने आप लोग को ऐसे कराया था PED. 3 P थे, एक E था और एक D था. T 3 थे तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. दूसरा प्रोवाइड वेरियस राइट टू कंज्यूमर. तीसरा प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. फोर्थ स्टैब्लिश अथॉरिटी फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. फिफ्थ सेटल डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर स्पीडली. ये 6 अगस्त को पार्लियामेंट में पास गया था और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की कंसेंट भी मिल गई थी. इसके ऑब्जेक्टिव अपन ने कर ही लिया. लो PED, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, प्रोवाइड वेरियस राइट्स टू कंज्यूमर, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, स्टैब्लिश अथॉरिटी फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सेटल डिस्प्यूट. फिर राइट्स ऑफ कंज्यूमर 6 होते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था रिचेस के नाम पे. R से क्या था? राइट टू सीक रिड्रेसल. I से इन्फॉर्म, C से चूज, X से हर्ट, E से एजुकेशन और S से सेफ्टी. सबसे पहला राइट टू सेफ्टी. देखो कंज्यूमर की सेफ्टी प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो राइट टू सेफ्टी मार्केटिंग ऑफ गुड्स ऑफ विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. किसी की लाइफ एंड प्रॉपर्टी से परेशानी हो तो ऐसे गुड्स हमें मार्केट में लाने ही नहीं है. नेक्स्ट राइट टू बी इन्फॉर्म. जब आप कोई चीज लेते हो तो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो. राइट टू चूज. आपके पास ये राइट है कि आपको हर चीज चूज करी जा सकती है, मतलब आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है. लेकिन अगर कोई चीज की मोनोपॉली है तो राइट टू चूज खत्म होता है. तो आप ये चीज चेक कर सकते हो कि जिस प्राइस पे वो दे रहा है उतने की वो चीज दे रहा है या नहीं दे रहा है. जैसे मैगी. अब मैगी में कोई राइट टू चूज नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैगी आपको एक पैकेट दे रहा है तो उसके बदले में वो प्राइस कितनी चार्ज कर रहा है, उतनी चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है जितने का वो पैकेट दे रहा है, या उससे ज्यादा चार्ज कर रहा है, वो आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट होता है राइट टू बी हर्ड. अगर आपके साथ गलत होता है तो कोर्ट आपकी बातों को सुनती है. ठीक है. नेक्स्ट राइट टू सीक रिड्रेसल. सीक रिड्रेसल होता है कि अगर आप सही हो और आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो आपको इसके बदले में क्या मिलेगा? रिड्रेसल मिलेगा. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. कंज्यूमर की स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन किसकी राइट है? ये है हमारा राइट है. ठीक है. नेक्स्ट आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. अब कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. एडवर्टाइजमेंट. तो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे करने याद करे थे? PREP. P से पब्लिसिटी, R से रिप्रेजेंटेशन, E से एंडोर्समेंट और P से प्रोनाउंसिएशन. ये किसमें होता है? लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट. इसमें नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, लेबल, वेपर, इनवॉइस और एनी अदर सच डॉक्यूमेंट. फिर एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्या होती है? ये वो लेबोरेटरी होती है जिसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया या दोनों ने मिलके बनाया होगा, या कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है उसने बनाया होगा. फिर हमने पढ़ा कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट वो बंदा जो कंप्लेन करता है. तो कौन कर सकता है कंप्लेन? कंज्यूमर खुद. अगर कंज्यूमर खुद नहीं कर सकता तो कुछ NGOs की वो हेल्प ले सकता है. तो वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फो. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, वन और मोर कंज्यूमर अगर उनका इंटरेस्ट सेम है तो. कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले, और अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट्स और लीगल गार्जियन. याद रखना घर वाले किसी भी केस में कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन घर वाले कब कंप्लेन कर सकते हैं? जब कंज्यूमर माइनर हो या फिर उसकी डेथ हो चुकी हो. कंप्लेनेंट. अच्छा ये कंप्लेनेंट ये हो गया ना. कंप्लेन
कंप्लेन होता है एलिगेशन इन राइटिंग, कोई भी जो प्रॉब्लम है आपको वो आप लोगों ने आईटी सामने वाले पे इल्जाम लगाया राइटिंग में। कौन करेगा? मेड बाय द कंप्लेनेंट। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हो या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी गुड्स आप लेंगे खरीदा उसमें डिफेक्ट हो, या सर्विसेज अगर आप किसी से ले रहे हो तो उसमें डेफिशिएंसी हो, गुड्स ऐसे खरीद रहे हो जो हजार्डियस है किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए, ये सब क्या है? कंप्लेन के रीजंस हो सकते हैं। प्राइजेस मैंने आपको बताया था कि अगर लॉ ने फिक्स करी उससे ज्यादा ले रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजर के केस में लॉ ने फिक्स करी थी, अब उससे ज्यादा अगर चार्ज किया जा रहा है तो फिर नहीं माना जाएगा। अग्रीड बिटवीन द पार्टी, या फिर डिस्प्ले ऑन गुड्स, जैसे एमआरपी से ज्यादा चार्ज करना, तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हो इस चीज की। अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लाई ऑन द, किस पे आप कंप्लेन किसके ऊपर करोगे? या तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, या फिर सेलर के ऊपर। देखो पहले सिर्फ कंप्लेन मैन्युफैक्चरर पे होती थी, आजकल होलसेलर और रिटेलर्स पे भी कंप्लेन होती है, तो इसका मतलब कंप्लेन किसी पे भी हो सकती है आजकल। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सिर्फ और सिर्फ किस पे हुआ करती थी? होलसेलर पे होती थी। अब कंज्यूमर वो बंदा कौन है? कंज्यूमर वो बंदा जो गुड्स खरीद रहा है कंसिडरेशन में, फ्री में नहीं, पैसों में खरीद रहा है, खुद के लिए या फिर बेनिफिशियरी मतलब घर वालों के लिए, खुद के लिए या फिर घर वालों के। अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, लेकिन अगर आप गुड्स को खरीद के दोबारा बेच रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो। जैसे अगर मैं मिल्क परचेज करती हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ, लेकिन डेयरी वाला अगर कोई मिल्क परचेज कर रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है। हायर और सर्विसेज ले रहा है फॉर कंसिडरेशन, खुद के लिए या फिर किसी बेनिफिशियरी के लिए। डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज अवेल सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पस, अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा कमर्शियल पर्पस के लिए चीज ले भी रहा है, लेकिन वो इससे खुद का घर चला रहा है, खुद को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है। वापस सुन लो, कंज्यूमर वो बंदा होता है जो खुद के लिए गुड्स खरीदे या खुद के लिए सर्विसेज ले या फिर बेनिफिशियरी के लिए ले, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा उससे अर्निंग कर रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन अब वो कंज्यूमर कब होगा? वो कंज्यूमर जब होगा लेकिन जिससे वो खुद को क्या दे रहा है? लाइवलीहुड दे रहा है, खुद को रोजगार दे रहा है। तो बाय गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑपरेटेड हिमसेल्फ, ठीक है, खुद ही ऑपरेट कर रहा है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कुछ केसेस है ना, नेशनल कमीशन हैड दैट ट्रैक्टर परचेज, ये मैं आपको केसेस बाद में पढ़ा दूंगी। अब आ जाते हैं कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस क्या होता है? केसेस लास्ट में आएंगे तो इसलिए छोड़ा है, ठीक है। कमर्शियल पर्पस क्या है? अ परचेज ऑफ गुड्स कैन बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, कोई भी चीज कमर्शियल पर्पस कब कहलाएगी? जब उसमें दो चीजें होगी। पहला, गुड मस्ट बी परचेज फॉर यूज इन सम प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी ऑन द लार्ज स्केल, आपने गुड्स खरीदा इसलिए ताकि आप उससे प्रॉफिट कमाओ। और देयर शुड बी क्लोज एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन परचेज ऑफ गुड एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट कमाना और परचेज ऑफ गुड्स दोनों में क्लोज और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो वापस देखो कमर्शियल पर्पस क्या होता है? कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है आपने गुड्स को खरीदा है किसी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के लिए। दूसरा, क्लोज एंड डायरेक्ट कनेक्शन होता है परचेज ऑफ गुड एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। कुछ केसेस हैं वो भी बाद में पढ़ेंगे अपन। अब सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज का मतलब होता है कोई भी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज होती है, फाइनेंस की सर्विस होती है, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ सर्विस होता है। लेकिन अगर आप कोई सर्विस फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हो तो उसको सर्विसेज नहीं माना जाता है। फिर मैंने आपको बोला था एक डिफरेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? जब आप किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे होते हो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज एन अग्रीमेंट वेयर द पर्सन एम्प्लॉय टू अनदर पर्सन एज एन एम्प्लॉय, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है आप किसी को एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई सर्विस दे रहे हो। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय द पर्सन एंगेजेस एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। यहाँ पे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होता है क्योंकि आप किसी के क्या होते हो? एम्प्लॉय होते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन नहीं होता क्योंकि आप किसी के यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होते हो। मिस्टर एक्स लिमिटेड ने एम्प्लॉय किया मिस्टर राम, एक कंपनी सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। मिस्टर राम ने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया एज अ ऑडिटर, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज।
इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉय इज बाउंड टू वर्क अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन गिविंग बाय द एम्प्लॉय। यहाँ पे आप जो भी काम करोगे वो एम्प्लॉय के सुपरविजन और डायरेक्शन में करोगे। इसमें आप जो भी काम करोगे वो अपने ओन स्किल, अपने ओन एक्सपीरियंस के साथ करोगे। तो आई थिंक आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आ गया। और ये आता है कई बार आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स डिफाइन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। गुड्स का डिफाइन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एज पर दिस एक्ट गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोला जाता है। इसमें क्या इंक्लूड नहीं अदर देन एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि वो टोपा में कवर्ड है। मनी कभी भी गुड्स नहीं होता। इंक्लूड स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रासेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है, ठीक है, जो कि हम लोग अलग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्री टू बी सर्व बिफोर सेल एंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसको हम जमीन से अलग कर सकते हैं, वो गुड्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, देखो गुड्स में डिफेक्ट होता है जबकि सर्विसेज में डेफिशिएंसी होती है। इट मींस कोई भी शॉर्टकमिंग, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, इनएडुकेसी इन द नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। तो किसी में भी इम्परफेक्शन या फॉल्ट वगैरह हो गया, उसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। डिफेक्ट गुड में होता है, तो गुड्स में भी देखो शॉर्टकमिंग हो सकते हैं, कुछ फॉल्ट हो गया, इम्परफेक्शन हो गया, इनएडुकेसी इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, साइज, इसको क्या बोलेंगे? चाहे ट्रेडर ने बोला हो हमें कि हम इस क्वालिटी का गुड्स देंगे, अगर उस क्वालिटी का नहीं हो, या फिर लॉ, जैसे कि कुछ मर्केंटाइल क्वालिटी तो लॉ भी बोलता है कि होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में आती है। हार्म क्या होता है? हार्म होता है प्रोडक्ट लायबिलिटी, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज प्रोवाइड करना। देखो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद के आते हो और वो प्रोडक्ट खुद खराब हो जाता है तो वो हार्म नहीं है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के खराब होने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी प्रॉपर्टी को कोई प्रॉब्लम होती है, आपको मेंटल एग्नी होती है, तो उसको हार्म बोला जाता है। तो डैमेज टू द प्रॉपर्टी अदर देन प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट को हार्म होना हार्म नहीं माना जाता। पर्सनल इंजरी, इलनेस, डेथ, या फिर मेंटल एग्नी, इमोशनल डिस्ट्रेस, अटेंड टू पर्सनल इंजरी, इलनेस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, इन सबको हार्म बोला जाता है। कोई भी लॉस होता है, हाँ लॉस होगा तभी हार्म होगा, लॉस नहीं होगा तो हार्म भी नहीं होगा। उसके बाद मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जो फॉल्सली डिस्क्राइब कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज को, गिव फॉल्स गारंटी दे रहा है विच आर लाइकली कंज्यूमर को बोल रहा है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग को बेवकूफ बना, जैसे फेयर लवली में 7 दिन में गोरा गोरा गोरा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी मीन्स प्रोडक्ट अगर खराब निकलता है तो उसकी लायबिलिटी किसकी है? कई बार लायबिलिटी मैन्युफैक्चर की होती है, कई बार लायबिलिटी सेलर की भी होती है, कई बार लायबिलिटी रिटेलर्स की भी होती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी मींस रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो सकती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चर की, सेलर की, और एनी अदर सर्विस प्रोवाइड टू कंपनसेट फॉर हार्म, अगर हार्म हुआ है तो ही कंपनसेशन होगा, टू द कंज्यूमर फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विस सोल्ड और डेफिशिएंसी इन रिलेटिंग टू सर्विस देयरऑफ। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या बोलता है? अब उस प्रोडक्ट लायबिलिटी में हमें क्या एक्शन लेने चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या बोलता है? कंप्लेंट बनाएगा बाय द पर्सन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एज अ केस में भी क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर हार्म। अगर आपके साथ गलत होता है तो आप उस प्रोडक्ट लायबिलिटी की मदद से प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन ले सकते हो। और क्या करोगे? किस पे लोगे? अपने हार्म का पैसा मांगोगे और जितना भी तुम्हें एक्स्ट्रा हुआ है वो सब मांगोगे। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो मैन्युफैक्चरर को नहीं करनी चाहिए, जैसे गुड्स को डिले कर रहा है सप्लाई करने में ताकि प्राइस बढ़ जाए और फिर वो महंगे में बेचे। एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच फोर्स कंज्यूमर टू बाय गुड्स एज अ प्री कंडीशन टू बाय अनदर गुड, जैसे कि अगर आपको बाइक चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको इसको हेलमेट लेना ही पड़ेगा। तो वहां पे ये आपको जबरदस्ती कंडीशन ऐसी डालना, वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। लेकिन देखो ये मना इसलिए नहीं है क्योंकि कंपटीशन एक्ट वहां पे बोलता है मैं बाप हूँ सबका, मेरी बात मानी जाएगी, और वो अलाउ कर रहा है ये चीज, जबकि यहाँ पे ये बोलता है मैं बेटा हूँ सबका, मतलब ये अलाउ, ये एक जनरल एक्ट है, तो इसकी इसलिए बात नहीं मानी जाती। यहाँ पे आप लोग के डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट में कौन था? हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। अब यहाँ पे CCPA है,
What is CCPA? Central Consumer Protection Authority. Establishment of Central Protection Consumer Authority. तो देखो जैसे CCI दिल्ली में बैठ के कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड सारे काम कर रहा था, ऐसे CCPA दिल्ली में बैठ के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड सारे काम करेगा. तो सेंट्रल अथॉरिटी स्टैब्लिश सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर एज नोन एज सेंट्रल अथॉरिटी. It means regulating. Regulate the matter relating to violation of consumer, unfair trade practices, false and misleading advertisement, which are prejudice to interest of public against consumer को protect करना, promote करना, enforce the right of consumer as a class. सेंट्रल अथॉरिटी शेल कॉन्स्टिट्यूट. इस सेंट्रल अथॉरिटी में बैठेगा कौन? एक चीफ कमिश्नर बैठेगा और सच अदर नंबर ऑफ कंज्यूमर कमिश्नर एज में बी प्रिस्क्राइब टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द फंक्शन अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के अंदर सारा काम करना. हेडक्वार्टर सेंट्रल अथॉरिटी का कहाँ पे है? दिल्ली में है. तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंट्रल अथॉरिटी को. ये सारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर के राइट्स को सब कुछ चेक करता है. उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी में बैठता कौन है? चीफ कमिश्नर और अदर कमिश्नर, और इसके हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में. क्वालिफिकेशन और मेथड. आज तक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अभी तक बताया नहीं है कि सेंट्रल अथॉरिटी कैसे अपॉइंट होती है, तो अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है ये चीज़. तो अभी अपन ऐसा करेंगे एज पर बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई करा नहीं है. जब बनाएगा क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंसेस, रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन, तब हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे. वैकेंसी शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. तो कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगा सिर्फ इस रीजन से कि डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. जैसे कि अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन इन केस मान लो नोटिफाइड हो जाता है कि मिनिमम मेंबर 5 होने चाहिए, और अगर आपके पास मेंबर 3 है तो इसका मतलब वैकेंसी हो जाएगी. डिफेक्ट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसे में उन्होंने जो पहले डिसीजन ले लिए वो वैलिड ही रहेंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे. एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर और अदर कमिश्नर, वो भी वैलिड रहेगा. एनी इरेगुलेटरी इन द प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इन द मेरिट ऑफ अ केस. अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, अदर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. अगर सेंट्रल अथॉरिटी में अदर ऑफिसर्स की नीड है, एक्सपर्ट्स की नीड है, तो वो भी अपॉइंट होंगे. सेंट्रल अथॉरिटी शेल प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड द सेंट्रल अथॉरिटी सच नंबर ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय एज इट कंसिडर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ function of the under this act. Salary and allowances payable and other terms and condition of service of office or other employee of the central authority appointed shall be as may be prescribed. इनको क्या देना है? अभी तक ये प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है. सेंट्रल अथॉरिटी सारा काम करेगी इस एक्सपर्ट की हेल्प से. प्रोफेशनल ऑफ इंटीग्रिटी, इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए किस किस केस में. जैसे कंपटीशन एक्ट में बता रखा था 15 ईयर्स और 15 ईयर्स का, यहाँ पे ऐसा कुछ बता नहीं रखा, बस ये बोल रखा है इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए कंज्यूमर राइट्स में, वेलफेयर, लॉ, मेडिसिन, सेफ्टी, हेल्थ, इंजीनियरिंग से, ये सारी चीज़ों में इनको होना चाहिए. तो अभी तक कोई एक्सपीरियंस का टेन्योर नहीं बता रखा, बस बोला है होना चाहिए. प्रोसीजर क्या है सेंट्रल अथॉरिटी का? सेंट्रल अथॉरिटी अपना सारा काम रेगुलेटेड बिजनेस फॉर चीफ कमिश्नर और अदर कमिश्नर की हेल्प से करेगी. चीफ कमिश्नर के पास पूरा पावर है कि वो अदर कमिश्नर्स को क्या करे? अपने ऑर्डर्स दे सकता है. चीफ कमिश्नर अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू एनी कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. तो अपनी पावर किसी दूसरी अथॉरिटी और दूसरी ऑफिसर्स को भी डेलीगेट कर सकता है. तो यहाँ पे खत्म होता है सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब मेन पार्ट खत्म होता है. अभी छोटे छोटे इसके अंदर है. तो सेंट्रल अथॉरिटी मैंने क्या बताया? सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ये कहाँ बैठता है? दिल्ली में. ये कंज्यूमर से रिलेटेड सारे राइट्स देखता है. अगर इसको जरूरत है तो ये अदर ऑफिसर और प्रोफेशनल्स अपॉइंट करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट सारा काम इसी से कराती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का रिलेटेड. ठीक है. अब इन्वेस्टिगेशन विंग्स बनाता है सेंट्रल अथॉरिटी कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करते रहो कि कहीं किसी कंज्यूमर का राइट तो नहीं टूट रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर की कोई राइट टूट रहा हो या कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, तो वो चीज चेक करते रहो. तो सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव इन्वेस्टिगेशन विंग. इस इन्वेस्टिगेशन विंग में जैसे कंपटीशन एक्ट में डीजी बैठा था, यहाँ पे भी डीजी बैठा है. डायरेक्टर जनरल फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट एज में बी डायरेक्टेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी. द सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर जनरल. और फिर उसमें भी था ना एडिशनल डायरेक्टर जनरल, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल. ठीक है. हैव एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टिगेशन, पजेस क्वालिफिकेशन एज में बी प्रेस्क्राइब.
सारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सारे काम किसके अंडर में करेंगे? डायरेक्टर जनरल के। देखो डायरेक्टर जनरल रिपोर्ट करेगा सेंट्रल अथॉरिटी को, और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, जॉइंट डायरेक्टर जनरल है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, ये लोग रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टर जनरल को। डायरेक्टर जनरल में डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर टू एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, ताकि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर सके। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द डायरेक्टर जनरल, ये सबमिट होगी सेंट्रल अथॉरिटी को इन सच फॉर्म और सच मैनर और सच टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टर जनरल को। डायरेक्टर जनरल फाइनल रिपोर्ट बना के सेंट्रल अथॉरिटी को दे देगा। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देखो हर डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर होता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसमें एक एक कलेक्टर होगा। तो हम लोग चाहें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कुछ काम दे सकते हैं कि आप अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में देखो कि कहीं कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट तो नहीं किया जा रहा। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑन द कंप्लेंट, या फिर कोई भी, या तो कंज्यूमर बोलेगा कि भाई हमारे राइट्स टूटे जा रहे हैं और आप उस चीज को चेक करो, या ऑन द रेफरेंस मेड इन सेंट्रल अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ अ रीजनल ऑफिस, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट रिगार्डिंग कि कहीं कंज्यूमर के राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे, कहीं कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, कहीं फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो नहीं हो रही, विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन, अपने एरिया के अंडर रखे, एंड सबमिट करेगा ये रिपोर्ट सेंट्रल अथॉरिटी को और कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस, ठीक है, या फिर डायरेक्टर जनरल को। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो बंदा होता है जो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। ये कंप्लेन आने पे चेक करेगा, या तो कंप्लेन कंज्यूमर करेगा या सेंट्रल अथॉरिटी या फिर अदर कोई रीजनल ऑफिस इनका बोल रहा है कि आप चेक करो, तो ये चेक करेगा। कंप्लेन टू अथॉरिटी, अब हम लोग कंप्लेन किसको कर सकते हैं? तो एक कंप्लेन रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विच आर प्रेजाइजेस टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, फॉरवर्ड की जाती है राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हम कंप्लेन किसको कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कर सकते हैं इस चीज के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में, कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस मतलब डायरेक्टर जनरल, या फिर डायरेक्ट सेंट्रल अथॉरिटी। तो देखो तीनों लेवल पे कर सकते हैं, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके ऊपर डायरेक्टर जनरल और उसके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी। आप तीनों की हेल्प, तीनों में से किसी को भी वायलेशन के बारे में बता सकते हो ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे। पावर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, एनफोर्स करता है राइट ऑफ द कंज्यूमर, प्रिवेंट करता है वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट अंडर दिस एक्ट, prevent unfair trade practices and ensure that no person engage in unfair trade practices, कोई भी इंसान unfair trade practices नहीं करेगा। ensure कोई भी false and misleading advertisement नहीं होनी चाहिए goods and services which contravene the provision of this act, rules and regulation made under, ensure that no person shall take part in the publication of any advertisement जो कि false और misleading हो। सेंट्रल अथॉरिटी में फॉर द पर्पस ऑफ ये इंक्वायरी बिठाएगी, इंक्वायरी करवा सकती है। इंक्वायरी मैंने आपको बताया डायरेक्टर जनरल से कराती है। फिर क्या कंप्लेंट देख सकती है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, नेशनल कमिश्नर, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी को अगर लगता है कि कोई केस है जो कि कोर्ट में जाना चाहिए तो सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे आपने तो सेंट्रल अथॉरिटी को बोला, सेंट्रल अथॉरिटी डायरेक्ट किसको बोल सकती है? कोर्ट को बोल सकती है। अब कोर्ट भी देखो तीन है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, नेशनल कमिश्नर। इंटरवेंट इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, नेशनल कमिश्नर एज अ केस में, आप केस में भी इंटरवेंट कर सकते हो, बीच में आके बोल सकती है सेंट्रल अथॉरिटी। रिव्यू कर सकती है मैटर्स को कि सच में ही कंज्यूमर के राइट टूटे हैं या कंज्यूमर झूठ बोल रहा है। रिकमेंड कर सकती है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट के फील्ड में ये रिसर्च करती रहती है। स्प्रेड एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर राइट्स को अवेयर करवाती रहती है। Encourage non-government organization and other institution working in the field of consumer right to cooperate with work with consumer protection agencies के साथ ये लोग काम करें। Mandate the use of unique and universal good identified such as necessary, prevent unfair trade practice and protect the consumer rights। सेफ्टी देखेगी, कंज्यूमर की डेंजरस प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करेगी। एडवाइस करेगी मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंज्यूमर के राइट्स के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। और इशू सच गाइडलाइंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस ये इशू करे। तो ये कुछ बेसिक राइट्स है, बेसिक ड्यूटीज है सेंट्रल अथॉरिटी की। पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, वो इन्वेस्टिगेट करवा सकती है। इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको ऑलरेडी बढ़ा दिया, कौन करता है? डायरेक्टर जनरल। और डायरेक्टर जनरल अगर इन्वेस्टिगेट करता है, कुछ गलत निकलता है तो वो सेंट्रल अथॉरिटी को बताता है और सेंट्रल अथॉरिटी फर्दर इंक्वायरी करती है। ठीक है, ये आप लोग फिर यहाँ पे आ जाओ।
अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन। देखो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन 3 तरीके के कोड बने हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। देखो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो 50 लाख तक की कंप्लेन लेता है, और 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक की कंप्लेन कौन लेता है? स्टेट कमीशन। और 2 करोड़ से अबव की जो लेता है वो नेशनल कमीशन लेता है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेक्शन 28 एक्ट का एम्पावर कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन रिड्रेसल कमीशन बनना चाहिए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और इसको बनाता कौन है? देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसका राज होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसको बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। मैं जहाँ जहाँ की पॉइंट्स में बना रही हूँ वो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन बैठता कौन है? एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर। ठीक है। अच्छा 2 में से एक क्या होनी चाहिए? स्त्री होनी चाहिए। भाई स्त्री, एक लेडी होनी चाहिए। दोनों लेडी है चलती है, पर दोनों बॉय मतलब मेल नहीं होने चाहिए, एक फीमेल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट और मेंबर, अभी तक ऐसा कुछ नोटिफाइड नहीं किया है कि प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन। जुरिस्डिक्शन अपने डिस्ट्रिक्ट तक का ही होगा और ये केस लेता है 50 लाख तक का। ये मैं आपको अमेंडेड करा चुकी हूँ। कंप्लेन शैल बी इंस्टीट्यूट विद इन द लोकल लिमिट, अपने लोकल लिमिट में लेगा। अच्छा मैंने देखो आप लोग को बताया था कि इनकी 2 तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है। एक होता है ये लोग कहाँ तक कंप्लेन करेंगे? ये लोग कंप्लेन करेंगे अपने लोकल लिमिट में और उसको और दूसरा होता है कि ये मॉनिटरी कितना लेंगे। तो देखो दोनों चीजें होती है, आपको मॉनिटरी भी देखना है इसका और लोकल लिमिट्स भी लेनी होंगी। तो देखो मॉनिटरी में डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, हाँ मॉनिटरी में डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहाँ तक कंप्लेन लेगा? मॉनिटरी में लेगा ये 50 लाख तक। तो मॉनिटरी तो हुआ 50 लाख, और अगर मैं बोलूं लोकल लिमिट्स, तो लोकल लिमिट्स तक कहां तक लेगा? जहां पे अपोजिट पार्टी हो, जहां पे अपोजिट पार्टी रिजाइड करे, या फिर कंडक्टिंग बिजनेस, जो बिजनेस करे। दूसरा जहां पे कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। तीसरा जहां पे अगर एक से ज्यादा अपोजिट पार्टी है, मोर देन 1 अपोजिट पार्टी है। अगर एक से ज्यादा अपोजिट पार्टी है तो एनी ऑफ देम, किसी की भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन से पूछना पड़ेगा विथ कंसल्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कि कहाँ पे करना चाहिए। और अगर अब ये नया है जहां पे कंप्लेनेंट रेजाइड, जहां पे कंप्लेनेंट रहता है वहां पे भी कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि देखो कंप्लेनेंट यही बोलता था कि मैं कंप्लेन करूं तो अपोजिट पार्टी के एरिया में क्यों करूं, दिक्कत तो मुझे होती है आने जाने में। तो यहाँ पे कंप्लेनेंट रिजाइड करता है, आप वहां पे भी कंप्लेन कर सकते हो। क्लियर? यही अपन ने यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो सबसे पहला अपोजिट पार्टी जहाँ पे रहती है, अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ पे आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन इससे केस में आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है? जहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन हुआ या फिर जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता हो। ठीक है? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डिनरी फंक्शन इन द हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज द स्टेट, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करेगा। मैनर कैसा होगा? कंप्लेन आप देते हो, कंज्यूमर लगा सकता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक से ज्यादा कंज्यूमर है तो कोई भी लगा सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और सीसीपीए भी लगा सकता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। सबसे पहले प्रोसीडिंग होती कैसे स्टार्ट है, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे,
के कंडक्ट अच्छा प्रेसिडेंट देखेगा कौन, एक मेंबर और एक कमिश्नर, मतलब प्रेसिडेंट और एक मेंबर देखेगा। इन केस अगर मेंबर अवेलेबल नहीं तो मिनिमम 2 थे ना, तो अगर एक अवेलेबल नहीं है तो प्रेसिडेंट और अदर मेंबर कंटिन्यू करेगा, मतलब अगर एक मेंबर छोड़ के चल जाता है तो दूसरा मेंबर आ जाएगा। ऑन द कंप्लेनेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा, उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ये सारा काम डिस्ट्रिक्ट कमीशन 21 डेज में करता है कि हाँ हमें कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करता है तो केस लड़ जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्ट करने के लिए आपको क्या देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये सारा काम 21 डेज में हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट करता है, फिर 2 बातें होती है। क्या बातें होती है, वापस देखो एक बार, यहाँ पे आ जाओ आप लोग ना, एक पेज ले लेते हैं। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्या फाइल करते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंप्लेन फाइल करते हो। कंप्लेन में कंप्लेन फाइल करते हो। अब कंप्लेन को क्या कर सकता है 21 डेज में, या तो 21 डेज में 21 डेज में या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो क्या बताएगा आपको, रीजंस बताएगा कि क्यों रिजेक्ट किया, प्लस आपको एक चीज देगा दैट इज ROBH, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। एक्सेप्ट करता है तो आपसे 2 बातें पूछेगा कि भाई तुम्हें कोर्ट में जाना है, लड़ना है, या फिर तुम्हें सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट करना है मतलब किसके थ्रू, थ्रू मेडिएटर। मेडिएटर ठीक है। अब अगर आपको कोर्ट में जाना है तो फिर अब हम लोग आगे देखेंगे। रेफर्स टू मेडिएटर, अगर आप मेडिएटर के पास जाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। अगर आप लोग कोर्ट में जाते हो तो एक मिनट, कोर्ट में जाते हो तो नेक्स्ट 21 डेज में पार्टीज, नेक्स्ट 21 डेज में कोर्ट में जाते हो तो डीसी अपोजिट पार्टी को इस बारे में बता देगा 21 डेज में, और अपोजिट पार्टी को नोटिस दे देगा। ये मैंने चार्ट आपको क्लास में बनाया था, पार्टी को नोटिस दे देगा। उस नोटिस का अपोजिट पार्टी कितने दिन में रिप्लाई करेगा, 30 डेज में। अब अपोजिट पार्टी क्लेम को एक्सेप्ट कर रहा है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, और अगर क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है, तो अगर रिजेक्ट कर रहा है तो 2 बातें होगी, टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए या फिर टेस्टिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। टेस्टिंग के लिए नहीं जाता तो केस 3 महीने में सॉल्व हो जाता है, और अगर टेस्टिंग के लिए जाता है तो केस 5 मंथ्स के लिए सॉल्व हो जाता है। यही बताया था मैंने आप लोगों को, वही देख लो। ये देखो, अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कमीशन 21 डेज में अपोजिट पार्टी को कंप्लेन करेगा और अपोजिट पार्टी 30 डेज में रिप्लाई करेगी। अपोजिट पार्टी को का रिवर्ट क्या होता है, अपोजिट पार्टी अगर मना करते हैं, देखो एक्सेप्ट करेगा तो वैसे ही बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर अपोजिट पार्टी डिनाई करती है तो ऐसे में हमें टेस्टिंग के लिए भी भेजना पड़ सकता है। अगर हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो अब आगे देख लेते हैं पेज, ठीक है। अगर हम लोग टेस्टिंग करवाते, टेस्टिंग रिक्वायर्ड, तो ऐसे में जब हम लोग टेस्टिंग करवाने जाते हैं तो सबसे पहले लेबोरेटरी में जाता है, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, और इस AL होगा, है ना, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में चीज जाती है। जैसे ही एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में चीज जाएगी, ये कितने दिन के लिए जाएगी, ये रिपोर्ट देगा 45 डेज में। ये एक सेकेंड, ये एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी रिपोर्ट देगा विद इन 45 डेज, प्लस अगर उनको एक्सटेंडेड चाहिए तो प्लस एक्सटेंडेड, ठीक है, यही था। तो देखो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी रिपोर्ट करेगी कितने दिन में, 45 डेज में, और एक्सटेंडेड पीरियड अगर उनको चाहिए होगा तो।
अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी दो बातें बोलेगी। एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है, क्लेम करवा रही है, और नॉट क्लेम करवा रही है। अगर कोई भी पार्टी को इसकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो आप लोग रीटेस्ट करवा सकते हो, इफ एनी, तो रीटेस्ट हो जाएगा, और फिर रीटेस्ट का जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल होगी। ठीक है। अच्छा, रीटेस्ट का खर्चा कौन बियर करेगा? ये वो खर्चा बियर करेगा जिसको प्रॉब्लम है भाई। अगर कंप्लेनेंट को प्रॉब्लम है तो कंप्लेनेंट रीटेस्ट करवाएगा और वो खर्चा बियर करेगा। अगर डिफेंडेंट को प्रॉब्लम है तो डिफेंडेंट रीटेस्ट करवाएगा। तो देखो, गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे अपोजिट पार्टी को। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यहाँ ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज तो दोनों में सेम चलता है। अब क्या होगा, ये सारा काम हो जाने के बाद कोर्ट क्या ऑर्डर करता है? गुड्स को रिमूव कर दो, मतलब डिफेक्ट को रिमूव कर दो। छोटा मोटा डिफेक्ट है तो उसको हटा ही दो। गुड्स को रिप्लेस कर दो, भाई रिमूव नहीं कर सकते तो नया गुड दे दो। पैसे वापस दे दो, रिटर्न। तो देखो, 3 तो आर हो गए ऑर्डर में, 3 तो आर हो गए, रिमूव, रिटर्न, रिप्लेस। फिर वो आपस से कंपनसेशन मांग सकता है एक्स्ट्रा, टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय द कंपनसेशन। उसके बाद डिसकंटिन्यू करो। ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ऐसे गुड्स ऑफर ही क्यों करते हो जो कि डिफेक्टिव होते हैं? अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ऑफर कर रखे तो उसको विड्रॉ कर दो मार्केट से। फिर सीजेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजार्डियस गुड एंड रीसेट फॉर्म। ऐसी हजार्डियस गुड्स को मार्केट से बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद कोर्ट आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। मैक्सिमम कितना लगा सकती है? 5% वैल्यू ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स, जितना भी चल रहा है। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट गलत चल रही है तो उसको करेक्ट कर दो। एडुकेट कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे पार्टीज को, और आगे से ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मिसलीडिंग है तो बिल्कुल ही बंद कर दो, और अगर थोड़ी सी गलत है तो उसको सही कर दो। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये सारा पैसा किस में जाता है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था तीनों कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल हो, तीनों का जो प्रोविजंस है, तीनों के जो भी बने हुए हैं बिल्कुल सेम है। बस डिस्ट्रिक्ट की जगह स्टेट आ जाएगा, स्टेट की जगह नेशनल आ जाएगा। बस एक बात याद रख लेना, पिक्योनरी लिमिट चेंज है। पिक्योनरी लिमिट डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख तक है, स्टेट में 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक है, और उसमें मोर देन 2 करोड़ है। उसके बाद बाकी सारे प्रोविजन सेम है। बस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर बैठते हैं, स्टेट में एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स, और नेशनल में भी एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर बैठते हैं। बाकी सारा बिल्कुल सेम है, सारे ऑर्डर सेम है, और लोकल लिमिट जो मैंने आपको बताई थी वो भी सेम है। तो मैंने आपको पहले भी एक ही पढ़ाया था, मैं आज भी एक पढ़ाऊंगी। हाँ, एक चीज और देख लो, अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट से परेशान हो तो आप लोग किसके पास अपील लगाओगे? स्टेट के पास। कितने दिन में? 45 डेज में। स्टेट से परेशान हो तो किसके पास जाओगे? नेशनल में 30 डेज में। और नेशनल से परेशान हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे 30 डेज में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नेशनल के ही केसेस लेता और किसी के लिए नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट जब भी केस लेगा जब जो केस होगा वो 2 करोड़ से ऊपर का होगा। उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन बताता है कि जब पहली बार आप लोग कंप्लेन लगाते हो तो जो पहली बार, चाहे डिस्ट्रिक्ट में जाओ, चाहे स्टेट में जाओ, चाहे नेशनल में जाओ, तो आपके साथ जब कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है, जब गलत हुआ है, उसके 2 साल में आप कंप्लेन लगा सकते हो। डिले चलता है इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो, डिस्ट्रिक्ट से परेशान हो तो स्टेट में चल जाना अपील लगाने, स्टेट से परेशान हो तो नेशनल में, और नेशनल से परेशान हो तो सुप्रीम कोर्ट में। पढ़ चुके हम लोग। सब में पीरियड 30 डेज है, बस डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाने में 45 डेज है। फिर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कोर्ट भी खत्म होता है यहाँ पे। मेडिएटर। मेडिएटर एक ऐसे बंदे होते हैं जो कि कोर्ट के बाहर, मतलब कोर्ट के अंदर ही होते हैं, पर दोनों पार्टीज के को बिठा के सेटलमेंट कराते हैं और स्पीडली केसेस को सॉर्ट आउट कराते हैं। तो मेडिएटर तीनों ने बना रखा है, पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हुआ करता था। अब ये प्रोविजन हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाए, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का बनाएगा, और नेशनल का कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट।
मेडिएटर में कुछ पैनल्स बैठते हैं, कुछ लोग बैठते हैं जो क्वार्टरली रिपोर्ट बना के देते हैं, किसको, अपने अपने कोर्ट्स को। जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिएटर बैठा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को बना के देगा, स्टेट में जो मेडिएटर बैठा है वो स्टेट कमीशन को बना के देगा, और नेशनल में जो मेडिएटर बैठा है वो नेशनल कमीशन को बना के देगा। अब मेडिएशन सेल शेल कंसिस्ट, उसमें कुछ पर्सन बैठते हैं, वो लिस्ट बना के देंगे कि हम कौन कौन बैठे हैं, कौन से हमने केसेस हैंडल किया और किस किस मेडिएटर ने कौन कौन से केसेस लड़े, रिकॉर्ड डालेंगे सारी प्रोसीडिंग के, और एनी अदर इंफॉर्मेशन इसमें भी प्रिस्क्राइब। ये क्वार्टरली रिपोर्ट मेडिएटर अपने अपने कोर्ट्स में बना के देंगे। फिर मेडिएटर क्या करेंगे, दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, दोनों पार्टीज से बात करेंगे, दोनों पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। उसके बाद मेडिएटर क्या करेंगे, अपना अपना दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे। अगर सेटलमेंट हो जाता है और दोनों पार्टीज ने साइन कर दी, तो ऐसे में फिर दोनों में से कोई भी कोर्ट में दोबारा नहीं जा सकते और वो केस वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब आप फिर अपील नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप लोग सॉर्ट आउट नहीं करा सकते तो आप लोग किसके पास जाओगे, कोर्ट के पास फिर अपील लगाओगे, मतलब सेटल नहीं होता है तो। सेटलमेंट अगर एक बार साइन हो गया तो सेटलमेंट हो गया, अगर साइन नहीं होता है तो सेटलमेंट नहीं होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, कोर्ट में केस चलते वक्त भी बीच में भी आप मेडिएटर के पास जा सकते हो, और ये मेडिएटर की मर्जी है कि वो केस लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। कोर्ट में बीच में भी आप जा सकते हो, लेकिन एक बार अगर सेटलमेंट हो गया तो मेडिएटर ये रिपोर्ट कोर्ट को भी बना के देगा विद इन 7 डेज कि हमने सेटलमेंट कराया है या नहीं कराया। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अगर कोई केस चल रहा है तो वो भी बीच में मेडिएटर के पास जा सकता है। अब जितने टाइम तक वो मेडिएटर सॉल्ट आउट करा रहा है उस टाइम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैलकुलेट नहीं करता। उसके बाद अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेडिएटर क्या करेगा, फिर मेडिएटर सेटलमेंट करा के रिपोर्ट दे देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेटलमेंट हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर वो आगे चलता रहेगा। प्रोसीजर क्या है मेडिएटर का, तीनों कोर्ट में अपने अपने मेडिएटर है, दोनों पार्टीज को बुलाते हैं और आरओबीएच देते हैं। ये हमारे मेडिएटर बैठे हुए हैं। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक नया टॉपिक है, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी कौन होती है, प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है कि लायबिलिटी किसकी क्रिएट होती है, मैन्युफैक्चरर की, होलसेलर की या फिर कंज्यूमर की, और उसमें हमें क्या एक्शन लेने चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन तीन लोगों की होती है, मैन्युफैक्चरर की, होलसेलर रिटेलर की, और होलसेलर एक साथ ही हो गया, और एक होता है हमारा सर्विस प्रोवाइडर। तो कब कब मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब कब मैन्युफैक्चरर लायबल होता है प्रोडक्ट के लिए। तो देखो सेक्शन 84 बताता है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर लायबल होगा अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट होगा, प्रोडक्ट की डिजाइन गलत होगी, प्रोडक्ट में डेविएशन हो जाएगा, मतलब आपने जो बनाया था वो सही नहीं बनाया, प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन एक्सप्रेस वारंटी, डज नॉट कंफर्म एक्सप्रेस वारंटी, नहीं ये गलत है, प्रोडक्ट डज कंफर्म एक्सप्रेस वारंटी दी है तो फिर वहां पे लायबल हो जाएगा, और इनएडुकेट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने नहीं बनाया तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इस केस में लायबल हो जाएगा। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर कब लायबल होगा, सर्विस प्रोवाइडर कब लायबल होगा, जब वो सर्विसेज सही नहीं देगा, सर्विसेज को भूल जाएगा देना, ओमिशन कमीशन कर देगा, नेग्लिजेंस कर लेगा, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए उसने सर्विसेज यूज कराते हुए, और कोई एक्सप्रेस वारंटी नहीं दी, तो वहां पे वो लायबल हो जाएगा। कब कब ऐसा होगा, जब सेलर लायबल होगा। तो मैंने आपको बताया था जब सेलर का सब्सटेंशियल कंट्रोल होता है, इसमें मैंने एग्जांपल बताया था रूप लक्ष्मी। रूप लक्ष्मी वाला है तो सेलर, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल है मैन्युफैक्चरर का, वो प्रोडक्ट जो बनवाता है उसमें डिजाइनिंग टेस्टिंग सब वो करवाता है, तो ऐसे में फिर मैन्युफैक्चरर नहीं लायबल होगा, वो होलसेलर ही लायबल होगा। आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से खरीदने के बाद अगर ऑल्टर एंड मॉडिफिकेशन किया है तो फिर आप लायबल होंगे। जहाँ पे आप खुद बोल रहे हो हाँ हाँ हम बैठे हैं ना, मैंने मतलब एक्सप्रेस वारंटी अपनी दे रहे हो, तो वहां पे आप खुद ही लायबल होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में डिफेक्ट है और पीरियड खत्म हो चुका है लॉ के हिसाब से, तो फिर वहां पे आप लोग लायबल होंगे। आपने रीजनिंग असेंबलिंग वगैरह की है, प्रोडक्ट में असेंबलिंग इंस्पेक्टिंग मेंटेनिंग की है, तो फिर वहां पे वो आप लोग लायबल हो, क्योंकि असेंबलिंग वगैरह तो मैन्युफैक्चरर ने नहीं करके दी और आपने करी, और उस असेंबलिंग की वजह से अगर कंज्यूमर को दिक्कत हो रही है तो वहां पे आप लायबल होंगे। कब कब ऐसा होगा, जब ना तो मैन्युफैक्चरर लायबल होगा, ना होलसेलर लायबल होगा, ना रिटेलर लायबल होगा। तो प्रोडक्ट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो वहां पे कोई भी लायबल नहीं होगा। प्रोडक्ट में नेसेसरी वार्निंग और इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उस वार्निंग और इंस्ट्रक्शन को नहीं माना, तो फिर वो आप लोग लायबल होंगे। प्रोडक्ट में लीगली मेंटेन एंड डिस्पोज अंडर द सुपर, हमने बोला था प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट के अंडर में ही यूज होगा, फिर भी आपने खुद ने यूज कर लिया, आपने एक्सपर्ट को बुलाया ही नहीं, तो ऐसे में आप खुद लायबल होंगे। ठीक है,
अगर आपने प्रोडक्ट को अल्कोहल लिखकर पीकर यूज किया है तो ऐसे में आप खुद लायबल होंगे, क्योंकि उसमें आप खुद ही होश में नहीं हो, तो आपको कैसे पता कि आपकी गलती है या प्रोडक्ट की गलती है। क्लियर? ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आप लोग इसकी देख लेना कि क्या क्या कब कब कौन कौन सी पेनल्टीज लग रही है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी केस स्टडीज पे। तो केस स्टडीज पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला केस था, मैंने आपको बताया था, पैसेंजर का ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, पूरी की पूरी पेमेंट कर रहा है टिकट की, तो वो कंज्यूमर होता है और रेलवे की ये ड्यूटी बनती है कि वो आपको पूरी की पूरी सर्विसेज दे। तो पैसेंजर ट्रैवल बाय ट्रेन ऑन पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड चार्जेस, द टिकट आर कंज्यूमर। और जो भी फैसिलिटी रेलवे वाला प्रोवाइड कर रहा है वो अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वो सही नहीं प्रोवाइड कर रहा तो वो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज होती है। ऐसे ही अगर आप लोग टेलीफोन का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो टेलीफोन की जो सर्विसेज होती है उसमें भी आप कंज्यूमर होते हो, और वो सर्विसेज अगर सही नहीं है तो आप वो टेलीफोन वाले लायबल होंगे। नेक्स्ट, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाते हो और आप लोग उस ट्रीटमेंट के कोई भी पैसे नहीं देते हो, तो आपने कोई सर्विसेज हायर नहीं की डॉक्टर से क्योंकि आपने कुछ पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में आप लोग कंज्यूमर नहीं होते क्योंकि आपने फ्री ऑफ चार्ज दिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं वो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं तो उन्होंने आपको कोई सर्विसेज नहीं दी, तो ऐसे में आप उनके ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकते। करना है तो यूनिवर्सिटी पे करो क्योंकि आपने फीस यूनिवर्सिटी को दी, टीचर्स को प्रोफेसर्स को थोड़ी दी। नेक्स्ट, प्रोफेसर और टीचर्स पे डायरेक्ट केस नहीं होता है। इट वॉज हेल्ड, नेक्स्ट केस, इट वॉज हेल्ड दैट एग्जामिंग एंड कंडक्टिंग आंसर शीट। अच्छा, जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो और आपकी जब आंसर शीट चेक होती है और रिजल्ट पब्लिश होता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तभी भी आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसमें भी आप कंज्यूमर नहीं माने जाते। आंसर शीट चेक करना किसकी ड्यूटी है? आंसर शीट चेक करना ड्यूटी है उनकी, लेकिन उसके बदले वो आपसे कुछ ले नहीं रहे तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। फिर ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट से परेशान हो तो आप किसके पास अपील करोगे? स्टेट के पास। स्टेट से परेशान हो तो नेशनल के पास। प्रोसीडिंग बिफोर द कंज्यूमर एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 34, ये आर्बिट्रेशन पढ़ा दिया था मैंने। ये मैंने आपको पढ़ाया था, एक गेस्ट हाउस कंपनी ने मेंटेन किया था, और उस गेस्ट हाउस को कंपनी ने क्यों मेंटेन किया था? ताकि वो अपने डायरेक्टर्स और आने वाले गेस्ट को वहां पे रखते। उस गेस्ट हाउस में उन्होंने एक एसी सिस्टम लगवाया, और एसी सिस्टम लगवाने के बाद उन्होंने क्या बोला था कि अगर आराम से यहाँ पे हमारे गेस्ट रह लेंगे, लेकिन एसी सिस्टम लीकेज होने लग गया और जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ। जब वो कंपनी से क्लेम मांगने गए तो कंपनी ने बोला कि आप कमर्शियल पर्पस यूज कर रहे हो, तो ये कमर्शियल पर्पस नहीं माना गया था क्योंकि उस एसी सिस्टम से लोग कोई प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे थे, तो उसको कमर्शियल नहीं मान के कंपनी को क्लेम मिला। दूसरी बात कोर्ट ने ये बोली थी, अगर ये कमर्शियल होता भी तो भी ये एसी सिस्टम वारंटी पीरियड में था, तो आपको कम क्लेम तो देना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपनी को क्लेम मिला था। नेक्स्ट केस हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज डैमेजिंग सिस्टम लगाया था, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज सिस्टम लगाया था ताकि अगर कोई फैक्ट्री में मशीन्स काम कर चल रही है तो मशीन खराब ना हो। लेकिन एक फैक्ट्री में वोल्टेज सिस्टम लगवाने के बाद भी डैमेज हुआ, मतलब वो क्या हुआ था, मतलब लाइट जल गई और एकदम से मशीन खराब हो गई। तो ऐसे में जब कंपनी क्लेम मांगने गई तो उन्होंने बोला कि आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, पर ये कमर्शियल पर्पस नहीं है भाई, क्योंकि अगर ये कमर्शियल पर्पस होता तो वहां से प्रॉफिट कमाते ना, तो वोल्टेज सिस्टम में हम कौन सा प्रॉफिट कमा रहे। नेक्स्ट हमने देखा था प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो और आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाती ट्रीटमेंट के लिए, तो आप लोग कंज्यूमर नहीं कहलाते और आप लोग कभी कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपसे एक टोकन चार्जेस लिया जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फी 10-20 रुपए ले लिए जाते हैं नंबर लेने के लिए या फिर टोकन के लिए, तो उसको भी फीस नहीं माना जाता और आप कंज्यूमर नहीं हो। नेक्स्ट, पूनम वर्मा में क्या बोला गया था कि एक डॉक्टर है जिसने होम्योपैथिक का डॉक्टर है, लेकिन उसने एलोपैथिक दवाई दे दी और जिसकी वजह से कंज्यूमर को इंजरी हो गई, तो वहां पे कंप्लेन लग सकती है, क्योंकि आप होम्योपैथिक के डॉक्टर होके एलोपैथिक की दवाई कैसे दे सकते हो जबकि उसके बारे में आपने आपको जानकारी ही नहीं है, तो उसको डेफिशिएंसी इन सर्विसेज माना गया था। मेडिकल केस मैंने 2 बता दिया आप लोग को, हॉस्पिटल वाला और एक डॉक्टर वाला। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट बताता है
कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है जो 90% तो पेशेंट से फीस लेके काम करता है और 10% फ्री चार्जेस करवाता है, तो उसको भी कंज्यूमर माना गया है। उसको कंज्यूमर नहीं माना गया, उसको कमर्शियल पर्पस माना गया, क्योंकि 90% तो आप फीस ले ही रहे हो ना, 10% ही तो नहीं ले रहे, तो उसको कमर्शियल पर्पस माना गया। इसी जगह उल्टा हो जाता, देखो कहीं अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन अगर इसी जगह उल्टा हो जाता है कि 90% आप लोग फ्री दे रहे हो और 10% पैसा चार्ज कर रहे हो, तो ऐसे में वहां पे आप लोग नॉन कमर्शियल पर्पस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, जहां एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया गया था और सारे डॉक्यूमेंट्स कर दे दिए गए थे, साथ में फीस भी दे दी गई, मतलब प्रीमियम भी दे दिया गया था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को बोल दिया था कि आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा, और डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच हो रहा तो आप लोगों का ये इंश्योरेंस होगा ही नहीं। इतने में वो नया डेट ऑफ बर्थ, मतलब वो आधार कार्ड या उसमें चेंज कराती, इतने में उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है जब हमने इंश्योरेंस किया ही नहीं तो क्लेम किस बात का। नेक्स्ट, आप जब भी जॉब करते हो तो आपका क्या करता है, पीएफ करता है, प्रोविडेंट फंड करता है, और उस प्रोविडेंट फंड का आप पेमेंट करते हो। अब प्रोविडेंट फंड का जब आप पेमेंट करते हो तो अगर आपकी कंपनी आगे पेमेंट नहीं कर रही तो वो पीएफ वालों की ड्यूटी है कि कंपनी को इसके बदले में उसके ऊपर क्लेम लगाए। अगर एक प्रोविडेंट फंड का पेमेंट नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की वो सैलरी से काट रहा है, तो पीएफ वालों को या तो एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वरना पीएफ वाले एम्प्लॉय को पूरा पेमेंट करेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट, एक बंदा था जो बहुत ही क्रोनिक डिजीज से जूझ रहा था और उसने ये चीज छुपा कर इंश्योरेंस करा दिया इंश्योरेंस कंपनी से। अब बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि उसको इसको क्या है, डिजीज है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ये चीज प्रूव कर दे कि उसको पहले से ये डिजीज थी, तो फ्रॉड मान के इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। लेकिन अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर तो उसको क्लेम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि एक आग लग गई थी, अच्छा कार थी, एक कार थी, उसमें इंश्योरेंस कराया गया था और इंश्योरेंस करा के कार को चलाया जा रहा था। लेकिन कार को चलाने वाला बंदा कौन था, माइनर था, उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और आपको पता है अगर इंश्योरेंस या ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में से एक भी चीज ना हो तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। ऐसे ही उस बंदे ने कार को साइड में रख दिया और 2 मिनट बैठ गया और कार में आग लग गई। अब आग लग गई तो उसके चलाने की वजह से थोड़ी हुई, मैकेनिकल फेलियर की वजह से आग लगी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया क्योंकि बोला ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। लेकिन ये क्लेम मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार मैकेनिकल फेलियर की वजह से खराब नहीं, यहाँ पे कार का लाइसेंस यहाँ पे कार मैकेनिकल फेलियर की वजह से खराब हुई, जबकि कार का लाइसेंस की वजह से नहीं हुई। अगर वो चला रहा होता फिर आग लगती तो क्लेम नहीं मिलता क्योंकि उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था। लेकिन उसकी वजह से थोड़ी चला रही, वो तो खड़े खड़े ही मैकेनिकल फेलियर की वजह से आग लगी, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। मैंने पीएफ का जो केस बताया था, पीएफ कटता है और आगे डिपॉजिट होता है। अगर एम्प्लॉयर नहीं डिपॉजिट करा तो पीएफ को किसको बताना पड़ेगा, एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा। नहीं बताता तो पीएफ लायबल है। सेम वही एलआईसी वाला केस है और सेम है, बस पीएफ की जगह एलआईसी है। ठीक है, अच्छा एक और भी है एलआईसी का, हाँ सुन लो। एलआईसी एक बंदा है जिसने एलआईसी का इंश्योरेंस कराया और प्रीमियम पे कर दिया। एजेंट को उसने प्रीमियम प्रोवाइड करा दिया, जबकि एजेंट के पास ये कोई ड्यूटी नहीं है कि वो, मतलब उसकी कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्रीमियम कलेक्ट करे। एजेंट ने वो प्रीमियम कलेक्ट करके पर्सनल यूज ले लिया, एलआईसी को नहीं दिया और इसकी वजह से उस बंदे की पॉलिसी नल एंड वॉइड हो गई। अब वो ये चाहता है कि वो क्लेम एलआईसी वाले भरे, लेकिन एलआईसी वाले बोलते हैं कि एजेंट को हमने कभी ऑथोराइज नहीं किया, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपना प्रीमियम पे करना चाहिए। तो एलआईसी वालों ने कोई पेमेंट नहीं किया। नेक्स्ट, एक लड़की थी जिसने मोटर कार पे इंश्योरेंस करा रखा था, चेक इशू कर रखा था। ठीक है, चेक खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं होते और जिसकी वजह से इंश्योरेंस नहीं होता। इस बीच लड़की की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? नहीं देगी, क्यों? क्योंकि प्रीमियम ही नहीं मिला और प्रीमियम ही नहीं मिला तो इंश्योरेंस हुआ ही नहीं, इंश्योरेंस हुआ ही नहीं तो क्लेम भी नहीं देगी। नेक्स्ट, एलआईसी वाला मैंने आपको केस बता दिया ना कि एम्प्लॉयर काटता है तो फिर आप वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि जमा कराया, नहीं कराता तो एलआईसी वाले आपको बोले। ठीक है, नेक्स्ट,
यहाँ पे LIC वाले कई बार क्या होता है, हम लोग इंडिया के बाहर सामान बेचते हैं। अब वहाँ पे दो इंश्योरेंस हुआ है। कौन कौन से दो? एक, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जैसे इंडिया में हो तो इंडिया में इंश्योरेंस होगा। दूसरा, उस कंट्री में इंश्योरेंस कराओगे जिस कंट्री में आप लोग बेच रहे हो। अगर वो शिप डूब जाता है तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम देती है तो वो हमेशा रुपये में देगी, वो डॉलर में नहीं देगी। और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे भी उसने ऐसे ही बोला था कि हम लोग जो भी क्लेम देंगे वो रुपये में देंगे, हम डॉलर में क्यों देंगे। जब इंडिया में सामान डूबा है, इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की है, तो क्लेम भी रुपये में देंगे, उसमें नहीं देंगे डॉलर्स में। फिर मैंने आपको एक और बताया था कि एक लड़की थी जिसने एक ज्वेलरी का क्या ले रखा था, पॉलिसी ले रखी थी कि वो अपनी सारी ज्वेलरी बैंक के पास रखेगी। उसने बैंक के पास अपनी सारी ज्वेलरी रख दी थी, और जब वो दोबारा लेने आई थी तो उसने देखा कि उसके कुछ ऑर्नामेंट्स गायब थे। उसके बैंक वाले ने बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आपके ऑर्नामेंट्स गायब हो जाते हैं, लेकिन ये क्लेम कंपनी ने मना कर दिया, मतलब कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक के पास पॉलिसी ले रहे हो तो बैंक की ही जिम्मेदारी है आपकी चीज़ों को संभाल के रखने की। दूसरा, बैंक ने ये बोला था कि जिसने चोरी की है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं था, वो तो हमारा ट्रेनी था, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ट्रेनी हो चाहे एम्प्लॉय हो, बैंक आपको क्या देगा? इंश्योरेंस देगा। क्योंकि हमें थोड़ी पता था कि आपने ट्रेनीज़ को रख रखा है या एम्प्लॉयज़ को रखा है, तो वहाँ पे बैंक के दोनों ही बातों को गलत कर दिया गया था। और एक बैंक क्या देगी? क्लेम पूरा देगी उस पर्सन को जिसकी भी जितनी भी ज्वेलरी खो गई है। ठीक है। नेक्स्ट, एयरलाइंस की मैंने आपको बताया था केस कि एक बंदा था जो एयरलाइन में बैठा था, मतलब एयरपोर्ट पे बैठा था। उसने फ्लाइट में बैठा तो उसको बाद में पता चला कि मेरा एक बैग बाहर रह गया। वो बाहर बैग लेने गया तो जैसे उसने अपना पूरा बॉडी का पार्ट किस पे रखा था, स्टेयर्स पे रखा, तो वो स्टेयर्स खिसक गई। खिसकने की वजह से अंदर ले ली गई फ्लाइट में, और जिसकी वजह से वो पर्सन गिर गया और उसको इंजरी हो गई। तो वहाँ पे एयरलाइन वाले लायबल है क्योंकि उसको सीरियस डेफिशिएंसी इन सर्विस माना गया। फिर मैंने आपको एक और केस बताया था कि एक लड़की थी जो एयरलाइन से, KLM एयरलाइन से जा रही थी, कहाँ तक? दिल्ली से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से आम्स्टर्डम। दिल्ली में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया था, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन जब वो न्यूयॉर्क पहुंची तो दोबारा चेकिंग में पता चला कि उसके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है। जब उसकी गड़बड़ी निकली तो वो न्यूयॉर्क वाली फ्लाइट ने उसको रोक दिया, मतलब उसको जाने नहीं दिया आम्स्टर्डम नहीं जाने दिया। बाद में पता चला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती थी, उसकी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ नहीं थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उससे सॉरी मांगा और उसको टिकट करवा के दी, साथ में कंपनसेशन भी दिया 2500। जैसे वो आम्स्टर्डम पहुंची उसने क्या करा, अच्छा जैसे वो न्यूयॉर्क पहुंची, आम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जा रही थी, तो जैसे वो न्यूयॉर्क पहुंची तो न्यूयॉर्क में उसने क्या कर दिया, कंप्लेन कर दी कि मेरे साथ इन लोगों ने डेफिशिएंसी इन सर्विस दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए काम करता है, उसके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं थी। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं मानी गई थी, उन्होंने बोनाफाइड नेचर में ही काम किया था। नेक्स्ट, हमने बताया था कि एक ट्रेन से एक गर्ल और उसके फादर ट्रैवल कर रहे थे। जब गर्ल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जा रही थी तो वो कंपार्टमेंट खुल गए और वो बीच में फंस गई, जिसकी वजह से उसके सर में लग गई और बहुत ज़्यादा इंजरी होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे रेलवे वाले लायबल है कि ऐसे कैसे आपके दो कंपार्टमेंट खुल गए। नेक्स्ट, एक और रेलवे का मैंने बताया था कि हमने रेलवे में बैठे थे, TT से टिकट करवाई और टिकट करवा के क्या बोला था कि एक पर्सन आपके बगल में बैठा था, उसको बिना टिकट के बैठा था। आपने TT को कंप्लेन करवाई और बोला कि ये बंदा बिना टिकट के यहाँ पे बैठा है, लेकिन TT ने फिर भी उसको नहीं निकाला। अगर वो आपका सामान चोरी कर गया और तो वहाँ पे रेलवे वाले लायबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने बहुत बार उसके खिलाफ कंप्लेन की, फिर भी TT ने कुछ नहीं किया। पोस्ट ऑफिस केसेस में कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस के सिंपल एक ही फंडा है। पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे यहाँ से कोई सामान गायब हो जाता है और अगर आप कंप्लेन करते हो तो हम लायबल है सिर्फ 100 रुपये के लिए मैक्सिमम। दूसरा, एक और बात बताई थी मैंने आप लोग को कि अगर आप लोग इसमें लिख देते हो, पोस्ट ऑफिस में से सामान जो भी बेचते हो, अगर आप लिख देते हो कि ये सामान इम्पॉर्टेंट है, प्लस आप लोग लिख देते हो कि मतलब इस एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दे देते हो, तो वहाँ पे सिर्फ पोस्ट ऑफिस वाले लायबल है। तो पोस्ट ऑफिस के केसेस बड़े इजी से थे, आप लोग एक बार देख लेना। एजुकेशन केसेस में हम लोगों ने बताया था कि एक कॉलेज है जिसने LLB करवा दी, जबकि वो उसके लिए ऑथोराइज भी नहीं था। अब वो डिग्री इशू नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों लायबल है।
मतलब वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो करवा रही थी वो लायबल है। फिर हम लोगों ने बताया था कि अगर आप कॉलेज में कोई एडमिशन लेते हो और अगर आप फीस डिपॉजिट करा देते हो और वो फिर एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। और इसलिए रिफ़ंड नहीं होगी क्योंकि कॉलेज ने आपके लिए सीट अलॉट कर रखी थी, तो वहाँ पे कोई डेफिशिएंसी सर्विस नहीं मानी गई थी। फिर स्टडी मटेरियल नहीं मिलने की वजह से अगर बच्चा फेल हो जाता है तो ऐसे में डेफिशिएंसी इन सर्विस मानी गई थी। फिर स्कूल के केसेस बताते थे, तो एक बच्चा था जो स्विमिंग पूल में गया, उसके फादर उसको छोड़ के आ गए, लेकिन कोच ने ना ध्यान दिया और बच्चा डूब गया। तो वहाँ पे कोच लायबल होगा, प्लस जहाँ पे वो गया था सीखने, जैसे वो इस केस में वो स्कूल में गया था सीखने, तो स्कूल वाले भी लायबल होंगे, दोनों के दोनों लायबल होंगे। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, सारे केसेस कंप्लीट होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया, आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और इसको लास्ट मिनट पे जरूर देख के जाना। थैंक यू।